Hello everyone, welcome to Bhuvigyan modules, and today in this lecture we are going to discuss the GATE 2021 paper, and the level of paper was a little bit complicated for the geology students. So let's try how many questions I can deal in this video. So let's begin with our first question. So this was a very easy question. So in this question, a surface geological process that can create a landform known as सर्क. ठीक है, सर्क क्या होता है हमारा? सर्क इज अ यू शेप्ड, जो हमारा ऊपर माउंटेन के टॉप पे बनता है यू शेप्ड वैली, जो ग्लेशियर इरोड करके पार्टिकल को नीचे लेके आता है। तो यहाँ पे एक यू शेप टाइप की हमारी एक बाउल टाइप का क्रिएट होता है, ठीक है, तो वो होता है हमारा सर्क। तो पहली चीज तो सर्क जो है हमारा ग्लेशियर में बनता है और वो इरोजनल प्रोसेस है, एक तो पता होना चाहिए, ठीक है। सो दिस वाज अ इजी क्वेश्चन, आई गेस सबने सॉल्व किया होगा और जेएम लेवल का क्वेश्चन था ये, 1 mark का ही गया। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वाज द मैच द कॉलम। सो ये क्वेश्चन में ना एक जनरल सी ट्रिक थी, अगर आपको वो पहचान में जाती तो आपको बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इफ आई वाज इन प्लेस, आई यूजुअली इन दिस केस आई विल यूज द ट्रिक। सो एक बहुत बेसिक ट्रिक थी, वो ट्रिक आपको पहचानना था कि जो हमारा बॉक्साइट है यहाँ पे, ठीक है, ये बॉक्साइट का डिपोजिशन जनरली कब होता है? आपका रेसिडुअल कंसंट्रेशन में। बॉक्साइट हमेशा रेसिडुअल कंसंट्रेशन में ही डिपॉजिट होता है, ठीक है। अगर ये ट्रिक अगर आपको पता है तो लेट्स सी, तो इसमें आर का ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। आप चेक कर लो इसमें आर का ऑप्शन 2 कहाँ पे है। आर का ऑप्शन 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस वन। फिर बाकी भी आप अपने हिसाब से मैच कर सकते हैं। So let's move to the next question. Wait a second. Yes. So let's read this question now. The dimension of radiance emittance of a black body as per Stephen Boltzmann law. ठीक है, तो जो रेडियंस एमिटेंस जो टर्म है यहाँ पे, रेडियंस एमिटेंस आपका क्या होता है? रेडियंस एमिटेंस इट इज इक्वल टू रेडियंट फ्लक्स बाय एरिया, ठीक है। और रेडियंस फ्लक्स की यूनिट होती है हमारी वॉट, जो हमारी पावर वाली यूनिट है, और एरिया की यूनिट होती है हमारी मीटर स्क्वायर। सो पावर का जो आपका डायमेंशन होता है डेट इज एम एल स्क्वायर टी की पावर -3, ठीक है, जनरल फिजिक्स है ये। और एक चीज और कि आप अगर आप गेट अभी आप दे रहे हैं तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको एटलीस्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री ग्रेड 11-12 का पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है, जिस हिसाब से पेपर आ रहा है। सो तभी आप इस क्वेश्चन को देखो तुरंत कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वॉट जो है उसका डायमेंशन इतना होता है, और इसको हम डिवाइड कर देंगे, दिस विल बी एल स्क्वायर ना, मीटर का डायमेंशन होता है हमारा एल स्क्वायर। सो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो फाइनल डायमेंशन हमारे पास आएगा वो क्या हो जाएगा? एम एल 0 और टी की पावर -3। सो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं भाई ऐसा कहाँ पे दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? M1 है ना यहाँ पे, ये वाला है शायद, हाँ। सो दिस विल बी द ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। या सो दिस क्वेश्चन केम इन मैच द कॉलम। मैच द कॉलम के क्वेश्चन थोड़े सही लगते हैं, मतलब आपको एक दो पता होगा तो आप कर लोगे, बट लेट्स सी दिस वन। यहाँ पे ग्रुप 1 ग्रुप 2 दिया हुआ है, बोनेनाइट दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन। बोनेनाइट जो है वो हमारा नोराइट का इक्विवेलेंट है, ठीक है, और बोनेनाइट आपका फॉर्म कहाँ पे करता है? आइलैंड आर्क में। तो यहाँ से अब एक ऑप्शन तो हमको मिल गया P2, ठीक है। अब लैम्प्रोपाइट देखते हैं। लैम्प्रोपाइट जो है आपका, ये जो लैम्प्रोपाइट है ये स्टेबल इन्वायरमेंट में इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है, स्टेबल जो क्रेटन वगैरह होते हैं वहां पे इसका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि स्टेबल कौन सा इनमें से। तो ये जो प्रोसेस है एनऑर्गेनिक, मतलब वो प्रोसेस जो ऑर्गेनिक नहीं है, दैट इज एनऑर्गेनिक। सो कॉन्टिनेंटल एनऑर्गेनिक मींस स्टेबल एनवायरनमेंट। सो क्यू का हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज योर फोनोलाइट। फोनोलाइट एक तरीके का आपका OIB होता है। OIB मतलब आपका क्या हो गया? फोनोलाइट एक तरीके का ओशियनिक आइलैंड बसाल्ट है,
ठीक है। ओ माय लैपटॉप इज हैंग्ड। ठीक है, ओशनिक आइलैंड बसाल्ट है। आई गेस मेरा लैपटॉप हैंग हो गया था ना, तो वीडियो को थोड़ा स्किप कर देना। नाउ जो तो आर का हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा, आर ये दिस वन, इंटरप्लेट ओशनिक बसाल्ट वाला ना, R4। नाउ दिस ल्यूकोग्रेनाइट। ठीक है, अब ल्यूकोग्रेनाइट भाई देखो, अगर इंडिया में रहते हो तो ल्यूकोग्रेनाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिमालयन रीजन में आपको बहुत ल्यूकोग्रेनाइट जो है वो मिलता है। और हिमालयन रीजन क्या है, एक तरीके का कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन है। ठीक है, अभी अगर जियोलॉजी के स्टूडेंट हो तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि भाई हमारा जो ल्यूकोग्रेनाइट है वो हिमालयन रीजन का सबसे इंपॉर्टेंट रॉक है। सो ल्यूकोग्रेनाइट का आंसर हो जाएगा आपका कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंट कोलिजन। तो क्या हो गया ये S3। मैच कर लो कौन सा है इसमें से, P2 दो ऑप्शन में से है, Q1 इसमें ही है तो ये कट गया, R4 दिस वन S3। सो ऑप्शन दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। So let's move to the next question now. Yeah, so this was our next question. अब in a multi-electrode resistivity tomography ERT survey, एक तरीके का हमारा रेजिस्टिविटी सर्वे है यूजिंग इक्वली स्पेस्ड इलेक्ट्रोड। अभी आपको कीवर्ड पहचानना पड़ेगा यहाँ पे कि जो हमारा इक्वली स्पेस्ड इलेक्ट्रोड जो है ये आइदर वेनर पे होता है। एक तो आपके दिमाग में सबसे पहले चीज ये टाइप की होगी कि इसका ऑप्शन जो है वेनर हो सकता है। ठीक है, देन विच ऑफ द गिवन कन्फिगरेशन प्रोवाइड द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट। सो यहाँ पे दो कीवर्ड्स हैं, एक तो इक्वली स्पेस्ड और एक मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट आप वर्नर केस में ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जब आप यहाँ पे VES जो सर्वे होता है एक तरीका जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल इलेक्ट्रिकल साउंडिंग। ठीक है, एक तरीके की निंजा टेक्निक है ये। इसमें क्या करते हैं हम, जैसे आपका जो वर्नर सर्वे, सपोज ये आपका पोटेंशियल इलेक्ट्रोड हो गया, ये हमारा करंट इलेक्ट्रोड हो गया यहाँ पे, तो इस सेंटर के अलोंग इसको हम एक्सपेंड करते हैं। मतलब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, और ये यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। सो हमको ऐसे पर्टिकुलर डेटा पॉइंट जो है वो मिलता जाता है। बट वर्नर के केस में क्या है, जब आप मैक्सिमम ज्यादा डेटा पॉइंट मतलब प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, मतलब जितना डेटा पॉइंट यू विल ट्राई टू गेट, तो उसका जो रिजोल्यूशन है वो कम होते जाता है। सो ये क्वेश्चन क्या है, ये मतलब अगर आपको प्रॉपरली मतलब अच्छा डेटा पॉइंट चाहिए तो हम उसके लिए यूज करते हैं कौन सा, एक्सियल डाइपोल एरे। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत मतलब जियोफिजिक्स के स्टूडेंट्स मैंने डिस्कस किया है, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि एक्सियल पोल डाइपोल एरे भी इसका ऑप्शन हो सकता है। बट एज पर माय नॉलेज मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर होगा आपका एक्सियल डाइपोल एरे। ठीक है, अब ऐसा मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, दैट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन हियर कि व्हाई आई थिंक इट शुड बी, बट इट कैन बी एक्सियल पोल एरे आल्सो। सो आप थोड़ा देख लेना जब आंसर क्या आएगी। तो एक्सियल डाइपोल एरे केस में क्या करते हैं, हमारे पास एक डाइपोल यहाँ पे और दूसरा दिस वन। सो यहाँ पे हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस a और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस a और इनका दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है na। सो यहाँ पे हम n को जो है वो 1 2 3 4 ऐसे इंक्रीज करते जाएंगे तो डेटा पॉइंट हमको ऑब्जर्व होते जाते हैं। ठीक है, और इसका रिजोल्यूशन भी काफी ज्यादा बेटर है। अब कुछ जियोफिजिक्स के स्टूडेंट से मैंने डिस्कस किया है, वो बोल रहे हैं कि इसका आंसर एक्सियल पोल डाइपोल एरे भी हो सकता है, बट एज पर माय नॉलेज ऑफ कन्वीनियंस द आंसर व्हिच आई थिंक इज एक्सियल डाइपोल एरे। सो लेट्स वेट फॉर द आंसर की इसका आंसर क्या आता है। इसके अलावा जो डाइपोल एरे होता है, जनरल नॉलेज में बता देता हूँ, क्या पता आपको आगे काम भी आ जाए। इसकी रेजिस्टिविटी निकालने का फॉर्मूला होता है पाई AN n+1 n+2 डेल्टा V बाय I। ठीक है, इससे आप अपरेंट रेजिस्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं किसकी, हमारी इसकी। अभी देखते हैं इसका आंसर क्या निकल के आता है। सो उसके अकॉर्डिंग आप अपने मार्क्स प्लस और माइनस कर लेना। सो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ये है, लेट्स सी। So let's move to the next question now. Yeah, so this question, in the reduction of a gravity data, the latitude correction is maximum at. So ये question गेट में पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो मैक्सिमम हमारा होता है 45 डिग्री लैटिट्यूड पे और ये होता है 0.008 मिलीगैल पर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 45 डिग्री।
सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये स्टैटिग्राफी का क्वेश्चन है। भाई स्टैटिग्राफी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से कभी भी कुछ भी आ सकता है, तो इसको हम प्रेडिक्ट कभी भी नहीं कर सकते। और इस बार तो कुछ और ही ज़्यादा धमाकेदार क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, सो लेट्स रीड दिस वन। बेस्ड ऑन द 3 स्टेटमेंट गिवन बिलो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा गुंडरदेही फॉर्मेशन इज स्टैटिग्राफिक यूनिट ऑफ छत्तीसगढ़ सुपर ग्रुप। तो जी हाँ, गुंडरदेही फॉर्मेशन जो है छत्तीसगढ़ के सुपर ग्रुप का पार्ट है। छत्तीसगढ़ सुपर ग्रुप के पार्ट में सबसे टॉप पे आपका आता है तिरंगा फॉर्मेशन, तिरंगा शेल भी बोलते हैं इसको। अभी आपको ये मतलब यार मैं ये बोल सकता हूँ कि ये थोड़ा ना वियर्ड टाइप का क्वेश्चन था, क्योंकि जो लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं उनको तो पता होगा ये, बाकी ऐसे तो किसी भी स्टेट का कुछ भी उठा के पूछ सकते हैं। तो यार कैसे, मतलब आई डोंट नो कैसे आप लोग प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तो दिस क्वेश्चन वाज टफ क्वेश्चन। ठीक है, और छत्तीसगढ़ सुपर ग्रुप में आपका चंडी फॉर्मेशन भी आता है। और चंडी फॉर्मेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन भी है, क्योंकि इसमें हमको स्ट्रोमेटोलाइट वगैरह भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, अभी मुझे क्यों पता है, क्योंकि मैं जो हूँ छत्तीसगढ़ से हूँ, तो छत्तीसगढ़ के बारे में तो मुझे पढ़ना ही पड़ता है भाई, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। सो गुंडरदेही फॉर्मेशन जो है वो छत्तीसगढ़ का पार्ट है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन था कि रानीगंज फॉर्मेशन इज अ कोल बियरिंग फॉर्मेशन ऑफ ट्राइसिक यूनिट ऑफ गोंडवाना फॉर्मेशन। सो रानीगंज फॉर्मेशन, देखो यार ये जो ऑप्शन था ना, ये बड़ा ही मतलब कंफ्यूज कर देने वाला ऑप्शन था, क्योंकि रानीगंज फॉर्मेशन ट्राइसिक की जगह यार मतलब बहुत क्लोज में, ट्राइसिक की जगह पर्मियन में आ जाता है ये। ठीक है, मतलब लोअर पर्मियन में आ जाता है, और लोअर पर्मियन और ट्राइसिक जो है बहुत ज्यादा पास पास में। तो ये ऑप्शन जो था ये मतलब आपको काफी ज्यादा कंफ्यूज कर सकता था, बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, स्टैटिग्राफी तो स्टैटिग्राफी ही है। तो ट्राइसिक नहीं होगा यहाँ पे, ये पर्मियन होगा। सो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन वापस से हमारा क्या है, पिटिपानी वोल्केनिक्स इज स्टैटिग्राफिक यूनिट ऑफ डोंगरगढ़ सुपर ग्रुप। डोंगरगढ़ सुपर ग्रुप भी जो हमारा छत्तीसगढ़ में ही आता है। ठीक है, अब लगता है इस साल मैंने मॉड्यूल बनाया था, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो शायद गेट वालों को मेरे पे बहुत प्यार आ गया, इसलिए क्वेश्चन दे दिया आप लोग को। तो अब आप लोग अब झेलो इस क्वेश्चन को। ठीक है, और पिट्टीपानी जो वॉल्केनिक है ये डोंगरगढ़ सुपर ग्रुप का पार्ट है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो स्टेटमेंट जो हमारा 1 तो करेक्ट है, और स्टेटमेंट 3 करेक्ट है, और स्टेटमेंट ये वाला इनकरेक्ट है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है, स्टेटमेंट 1 एंड 3 आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। तो पहला ही ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब यार अब ये क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि हर स्टेट का साला तुम बैठ के स्टैटिग्राफी पढ़ने लग जाओगे। अरे भाई, जितना स्टैटिग्राफी जरूरत है उतना पढ़ो। ये सब स्टैटिग्राफी के टॉपिक बहुत डाइसी होते हैं, कहीं से कुछ भी पूछा जाता है। तो ये ऐसा नहीं कि स्टैटिग्राफी से क्वेश्चन आ गया, अब एक छत्तीसगढ़ से आ गया तो पूरा छत्तीसगढ़ की स्टैटिग्राफी पढ़ने लग गए, उड़ीसा की स्टैटिग्राफी से क्वेश्चन आ गया तो पूरी उड़ीसा की पढ़ने लग गया। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अपने हिसाब से स्टैटिग्राफी पढ़ो, इसके क्वेश्चन बहुत डाइसी होते हैं, जनरली बनते नहीं है। आप किसी भी जियोलॉजी के स्टूडेंट से पूछोगे, स्टैटिग्राफी सुपरफिशियली पढ़ के खत्म किया जाता है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि हमारा फुरोनगियन जो इपॉच है वो कहाँ से बिलोंग करता है। ठीक है, फुरोनगियन पता नहीं कैसा अजीब सा नाम है ये। और ये भी यार मतलब अब फुरजोनियन इपॉच पूछ लेंगे, मिसिसिपियन पूछ लेंगे, जर्मेनियन पूछ लेंगे, अभी कहाँ मतलब। लेकिन ठीक है, फुरजोनियन इपॉच जो है ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर है आपका कैम्ब्रियन। फुरजोनियन इपॉच जो है वो कैम्ब्रियन से बिलोंग करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैम्ब्रियन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। या सो इन दिस क्वेश्चन लेट्स रीड द क्वेश्चन। द गिवन आउटक्रॉप पैटर्न ऑफ अ बेड, बेड जो है हमारा ग्रे कलर से दिया हुआ है, मतलब ये वाला। ठीक है, ये हमारा बेड है। मैं अपना फेवरेट कलर पिंक यूज कर लेता हूँ। तो ये हमारा बेड है, पिंक कलर। ठीक है, उसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू द कंटूर डैश लाइन इंडिकेटेड द बेड। सो अभी इस क्वेश्चन में मैं आपको एक जनरल मतलब वी रूल है वो तो पूरा भी एक्सप्लेन करने नहीं बैठ जाऊंगा 1 घंटे। तो मैं जनरली बता देता हूँ कि आपका अगर बेड जो है, ठीक है, बेड अगर आपका बेड का शेप, जो ये हमारा बेड का शेप है, ये कंटूर के शेप से ब्लंट होता है। मतलब ब्लंट मतलब समझ रहे हो ना, शेप देख के। ठीक है, इसका जो कर्वेचर एज कम्पेयर टू इसके ज्यादा है। ठीक है, सो अगर बेड का शेप
बेड शेप इज ब्लंट, ठीक है, एज कंपेयर टू कॉन्टूर। तो ऐसे केस में हमारा क्या होता है, ये अपस्ट्रीम का केस होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया अपस्ट्रीम का केस। अगर बेड का शेप, सपोज मैं ब्लैक कलर से ड्रॉ करता हूं, अगर बेड का शेप कंटूर के शेप के एकदम मतलब बराबर ही होता, सपोज ऐसा क्वेश्चन आ जाता कि बेड का शेप, ये हमारा बेड है जो ब्लैक कलर से ड्रॉ किया और कंटूर का शेप एग्जैक्टली उसी को फॉलो कर रहा है, तो ऐसे केस में हमारा बेड क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वाज अपस्ट्रीम करके जो ऑप्शन था वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और डाउनस्ट्रीम के केस में क्या होगा, आपका जैसे कंटूर है तो आपका जो बेड का शेप है वो समथिंग, मतलब कहाँ ड्रॉ करूँ, जगह भी तो नहीं है, मतलब यहाँ छोटे से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर आपका मतलब अगर जो बेड का शेप है वो ऐसे यहाँ पे ऐसे शो करता है और कंटूर हमारा ऐसे मूव करता है, ठीक है। तो आप एक बार वी शेप रूल देख लेना, ठीक है, जो वी रूल है हमारे, वी रूल इनको देख लेना आप, तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या था हमारा, अपस्ट्रीम। So this question is also done. So let's move to the next question. Yeah, so in this question, in the radiometric survey, the X-ray spectrography count rate depend on, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे मैं इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो शेयर कर दूंगा। What I think is the answer of this question will be the solid angles, ठीक है। सॉलिड एंगल अबाउट द स्पेक्ट्रोमीटर पे डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा सॉलिड एंगल आपका इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा जो हमारा काउंट रेट है वो डिक्रीज करते जाता है। अभी ऐसा हो सकता है कि गेट जो है वो ये ऑप्शन भी कंसिडर कर ले क्रैक वाला, बिकॉज ये इससे भी अटेन्यूएट होता है। तो ऐसे कमेंट में लिखने मत लग जाना सर आप क्या मतलब कुछ भी बता दिया ऐसा वैसा। सो इस क्वेश्चन में इन दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, बट व्हाट आई विल चूज इज कि आई थिंक दिस इज द मोस्ट सुटेबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। कि सॉलिड एंगल आपके इंक्रीज होने से काउंट रेट में एटूनेशन का प्रोसेस होता है। एटूनेशन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं जो आपके फोटॉन्स वगैरह हैं जो आपके गामा रे डिटेक्टर में डिटेक्ट होते हैं, उनका एटूनेशन हो जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आई एम सेइंग द आंसर शुड बी दिस वन। सो लेट्स वेट फॉर द आंसर की और देखते हैं हमारे गेट जो आईआईटी बॉम्बे है, जो मतलब मेरा कॉलेज है, उसने क्या इसको लिया हुआ है। सो लेट्स सी दैट 1 2 नाउ। चलो ये क्वेश्चन करते हैं ना। सो विथ रिगार्ड टू सुपरपोज्ड फोल्डिंग द स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन द ज्योमेट्री। सो देखो भाई, गेट ने इस बार स्पेशली स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन पे काफी बार फोकस किया था, ठीक है। और मैंने अपने एक दो वीडियो में बोला भी था और मॉड्यूल में भी मैंने स्टीरियोग्राफी को, क्रिस्टलोग्राफी का भी बहुत सारे मॉड्यूल इंक्लूड किए हुए थे मैंने, और स्ट्रक्चर में भी मैंने स्टीरियोग्राफी अलग से डाला था क्योंकि गेट ने अलग से इस बार स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन पे डाला हुआ था क्वेश्चन। सो चांसेस थे कि वो पूछेगा और उसने पूछ लिया, ठीक है। अब ये कौन सा टाइप का फोल्ड होगा, तो इसमें पहली चीज ये है कि जो हमारा एक्सियल प्लेन है यहाँ पे जो एपी है, ठीक है, ये तो वर्टिकल है, ठीक है। यू कैन सी हियर एक्सियल प्लेन इज वर्टिकल। सो आप अपने पेन पेंसिल का यूज करके एक्सियल प्लेन को वर्टिकल बना दो, ठीक है। उसके बाद अब जो दूसरी चीज है वो है हमारा फोल्ड, ठीक है। अगर फोल्ड एक्सिस जो है हमारा एक तो यहाँ पे प्रेजेंट है, अरे भाई कलर चेंज हो जाए पिंक, या सो फोल्ड एक्सिस एक यहाँ पे प्रेजेंट है, एक यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अगर फोल्ड एक्सिस यहाँ पे प्रेजेंट होता तो इसका मतलब क्या है, अगर पेरिफेरी में प्रेजेंट होता तो इसका मतलब क्या है, फोल्ड एक्सिस हमारा हॉरिजॉन्टल है, मतलब एकदम तुरंत दिमाग में कौन सा फोल्ड आएगा, रिकमेंड फोल्ड, फोल्ड एक्सिस हॉरिजॉन्टल है। अभी हमारा जो फोल्ड है वो नॉर्मली ऐसा होता है, ठीक है। इसके जो जो हमारी फोल्ड एक्सिस है वो हम अंदर एक सिलेंडर प्लेस करते हैं और सिलेंडर के सेंटर से जो एक्सिस पास होती है उसको हम बोलते हैं फोल्ड एक्सिस। अगर ये फोल्ड एक्सिस हमारी, ठीक है, ये फोल्ड एक्सिस जो हमारी है ये एक्सियल प्लेन, जो मैं एक्सियल प्लेन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इस एक्सियल प्लेन के पैरेलल होती है, तो इस केस में हम इसको कौन सा टाइप का फोल्ड बोलते हैं, इस केस में हम इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल फोल्ड, ठीक है। ऐसे केस में हम बोल देते हैं इसको सिलेंड्रिकल फोल्ड। अब यहाँ पे आप देखोगे कि फोल्ड एक्सिस जो है वो उसका
पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका मतलब जो फोल्ड एक्सिस है वो किसी एंगल पे इंक्लाइंड है। तो अगर मैं फोल्ड को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो माय फोल्ड विल समवॉट लुक लाइक दिस, मतलब थोड़ा इंक्लाइंड है, ठीक है। तो कुछ ऐसा शेप आएगा मेरे फोल्ड का कि ये F1 हो गया और ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे F1। सो जो फोल्ड एक्सिस है वो अभी पैरेलल नहीं रहेगा इसके आपके एक्सियल प्लेन के। सो ऐसे केस में अगर फोल्ड एक्सिस एक्सियल प्लेन के पैरेलल नहीं है तो वो कौन सा फोल्ड होता है आपका, नॉन सिलेंड्रिकल फोल्ड। बट दूसरी चीज की एक्सियल प्लेन जो है वो क्या है, वर्टिकल है, और एक्सियल प्लेन वर्टिकल जब होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हमारा प्लेनर फोल्ड। सो इसका मोस्ट सुटेबल आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, प्लेन नॉन सिलेंड्रिकल फोल्ड। समझ में आया ना नॉन सिलेंड्रिकल फोल्ड क्यों है, क्योंकि जो फोल्ड एक्सिस है वो पैरेलल नहीं है हमारे एक्सियल प्लेन के। सो दिस क्वेश्चन इज आल्सो डन, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। या सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, let's discuss this one. The water table in a confined aquifer at a place near the coast is 1 meter above the mean sea level. ठीक है, अब साला वाटर टेबल ही 1 मीटर अबव द मीन सी लेवल है, कर दिया कंफ्यूज आपको यहाँ पे, ठीक है। वाटर टेबल को ही 1 मीटर सी लेवल से अबव कर दिया, बताओ मतलब ये क्या खेल चल रहा है पता नहीं, ठीक है। गिवन डेंसिटीज ऑफ फ्रेश वाटर एंड सलाइन वाटर इज दिस and the fresh saline water interface at the same location should be at depth of, ठीक है। अब ये फ्रेश सलाइन वाटर जो जहाँ पे भी इनका इंटरेक्शन वगैरह केस आता है, जहाँ पे हम एक इक्वेशन को यूज करते हैं, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं गाइबन हाइजेनबर्ग इक्वेशन, ठीक है, हाइजेनबर्ग इक्वेशन। और ये इक्वेशन क्या बोलती है कि z जो होता है, z मतलब इंटरफेस की डेप्थ, ठीक है, बिलो द वाटर टेबल इज इक्वल टू फ्रेश वाटर की डेंसिटी माइनस डिवाइडेड बाय सलाइन वाटर डेंसिटी इनटू फ्रेश वाटर की डेंसिटी इनटू h। h क्या है हमारा, वाटर टेबल की ऊपर की डेप्थ, ठीक है। अब यहाँ पे आप सारा जो वैल्यूज है वो पुट कर देंगे हम, तो आ जाएगा 1 पॉइंट कितना भाई 001 बाय 1 माइनस 0.25 माइनस 1.001 इंटू 1। HF मतलब 1 मीटर जो हमारी ऊपर की डेप्थ यहाँ पे दी है। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर, रुको मैं रिकॉर्डिंग क्लोज करके सॉल्व करता हूँ इसको एक बार। या सो इसका आंसर आ जाएगा z इज इक्वल टू 41.07 मीटर, ठीक है। बट हमको क्वेश्चन में ही क्या दिया हुआ था कि जो हमारा वाटर टेबल ही है, ठीक है, जो हमारा वाटर टेबल जो है वो ही मीन सी लेवल से 1 मीटर ऊपर है, तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको +1 कर देना था बस, और ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चे यहाँ तक ही छोड़ के आ गए होंगे। अब क्वेश्चन में भी मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि मतलब आप फॉर्मूला रट के चले जाते हो और वैल्यू पुट कर देते हो, तो ऐसी दिक्कत आ जाती है तब, अगर कॉन्सेप्ट अच्छे समझते नहीं है तब। सो अभी मैं पूरा फिगर बना के बताया नहीं हूँ, मैं वीडियो लेक्चर जब प्रोवाइड करूंगा ना तो आपको ये वाली जो इक्वेशन है आपकी गाइबन हाइजेनबर्ग, ये प्रॉपरली अच्छे से डिटेल में आई विल एक्सप्लेन। सो अभी तो ये सिर्फ सॉल्यूशन का वीडियो है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 42.07, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज आल्सो डन, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। या सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सो लेट्स डिस्कस दिस। A circular tunnel is being excavated in a blocky rock mass by a drilling and blasting। मतलब दो खतरनाक चीजें हमने की यहाँ पे, ड्रिलिंग भी की और ब्लास्टिंग भी की है ना, मतलब अर्थ की हम ऐसी की तैसी कर देंगे। Now an excavation disturbed zone means EDZ around the tunnel extend from 0.70 meter in the rock from an excavation surface, considering the unit weight of a rock as 25 kilonewton per meter cube, the support pressure required for the crown of the tunnel to be stabilize the loose block of the EDZ is, ठीक है। सो हमको सपोर्ट प्रेशर निकालना है, तो व्हाट यू विल डू इज you don't have to do, you just have to multiply 0.70 multiplied by this one, ठीक है। बस आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना था 25 इंटू 0.70, ठीक है। ये कर देते तो इसका आंसर निकल के आ जाता कितना 17 पॉइंट, लेट मी सी वंस, कितना आंसर आएगा इसका, कैलकुलेटर कहाँ है भाई,
25 इंटू 0.70, हाँ 17.5 आएगा भाई इसका आंसर। ठीक है 17.5। और केपीए में पूछा है तो ये ऑलरेडी किलो न्यूटन में है और ये मीटर में है, सारी यूनिट आपस में मतलब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी यूनिट में। ठीक है पास्कल आपका होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो इसको आपको कोई यूनिट कन्वर्जन की कोई जरूरत नहीं थी, तो ये डायरेक्ट आपका केपीए में इसका आंसर निकल के आ जाता मल्टीप्लाई करके। ठीक है अभी ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहे ना तो आप यूनिट देख के पता कर सकते हैं। ठीक है कि ये केपीए में दिया हुआ है तो मतलब क्या इसका आंसर किस में आना चाहिए आपका, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, है ना। और किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर कब आंसर आएगा, जब ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आएगा ना भाई। देखो ना 25 अगर मैं यूनिट यूनिट को मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे तो 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 0.70 मीटर, यहाँ से मीटर मीटर कैंसिल हो रहा है और ये जो टर्म है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यही तो कन्वर्ट होगा पास्कल में। ठीक है ये तो हो गया पास्कल में कन्वर्ट, और किलो तो किलो यहाँ पे आ ही गया, बस ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है थोड़ा निंजा टेक्निक जो है ये लगाना सीखो भाई। गेट का पेपर अगर फॉर्मूला नहीं पता हर चीज थोड़ी ना रट के जाओगे आप, यूनिट को पकड़ो यहाँ पे सीधा और मल्टीप्लाई कर दो। वहां पे आप सोच रहे हैं क्या फॉर्मूला है, ये क्या डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं चलता है कुछ। ठीक है यूनिट को अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है यूनिट को देखो और सीधा उसको सॉल्व कर लो। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। या सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। A stratified confined aquifer consisting of 3 parallel homogeneous and isotropic horizontal layer with a thickness of 10 meter, 5 meter, 5 meter. ठीक है the layer have the same width, मतलब 3 लेयर है हमारे पास ऐसी। ठीक है और उनका डायमेंशन वगैरह सब दिया हुआ है। उनकी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी भी दी हुई है 15 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर। सो द वाटर फ्लो फॉलोज द डार्सीज लॉ इज इन अ पैरेलल स्ट्राटा। कीवर्ड क्या है यहाँ पे, कीवर्ड है हमारा पैरेलल स्ट्राटा। ठीक है ये पैरेलल स्ट्राटा कीवर्ड है। अब हमको निकालना है कंसीडरिंग द सेम हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, इफेक्टिव हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी निकालना है। पैरेलल स्ट्राटा के केस में भाई इफेक्टिव हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इफेक्टिव, ब्लैक पेन यूज कर लेता हूँ पिंक ज्यादा हो गया ना आजकल, है ना। इफेक्टिव हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है आपका समेशन ऑफ के आई जेड आई बाय समेशन ऑफ जेड आई। ठीक है सारे जो ये टर्म है ना आपके जो के दिए हुए हैं, जो भी यहाँ पे कितने कहाँ पे दिए हुए हैं के, ये 15 20 30 इनको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे तो मतलब कितना आ जाएगा ये 15 इंटू 10 प्लस, अरे कितना मुश्किल है यार, इसे गिवन ही लिख लेता हूँ इससे अच्छा, 20 इंटू 5 प्लस 30 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5 प्लस 5। ठीक है इसको सॉल्व कर लोगे आप तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 20। ठीक है ओह 20 किसी ने आंसर भी लिखा है यहाँ पे, कौन है भैया, स्मार्ट स्टूडेंट जिसकी स्पॉन्ज शीट मैंने यहाँ पे ले रखी है, तो इसका आंसर 20 आ जाएगा। ठीक है 20 मीटर पर डे। यूनिट वगैरह का ध्यान रखना, मीटर पर डे में था, सब कुछ मीटर पर डे में था तो ये आ जाएगा। अभी यही अगर वर्टिकल का केस होता आपका, अगर वर्टिकल पूछ लेता है यहाँ पे तो आप दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं इफेक्टिव का, दैट इज योर समेशन ऑफ जेड आई बाय के आई। ठीक है बाय समेशन ऑफ 1 बाय जेड आई, ये फॉर्मूला हम यूज करके यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। इस फॉर्मूला को चेक कर लेना। ठीक है मैं एक्जैक्टली श्योर नहीं हूँ कि वर्टिकल केस में ये वाला यूज होता है, बट हॉरिजॉन्टल का तो यही है। ठीक है मैं एक बार क्रॉस चेक करके बता दूंगा आपको, सो यू कैन check that out too. So this question is also done. So let's move to the next question. Yeah, so this one is our next question. There are 3 indications of the presence of massive tabular multi-metal sulfide ore. कीवर्ड क्या है यहाँ पे, मैसिव टेबुलर सल्फाइड ओर, मतलब कीवर्ड है हमारा मैसिव सल्फाइड ओर। तो मैसिव सल्फाइड ओर केस में क्या यूज करते हैं हम, इतना तो पता ही होगा, ये होता है हमारा सेल्फ पोटेंशियल मेथड ऑफ जियोफिजिकल प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है मैसिव सल्फाइड ओर के केस में हम ये यूज करते हैं। अगर डेसिमिनेटेड हमारा सल्फाइड ओर होता है, अगर डेसिमिनेटेड सल्फाइड ओर दिया होता है तो हम यूज करते हैं वहां पे आईपी। ठीक है और मैसिव सल्फाइड ओर के केस में आपकी -100 MV
के आसपास की यूनिट मतलब वैल्यू आती है जब हम एसपी सर्वे परफॉर्म करते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज आल्सो डन। या सो लेट्स डिस्कस दिस वन। अभी एकदम डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा मैं, आपको आंसर के हिसाब से बता देता हूं मैं कि इस क्वेश्चन में जो हमारा CS है, ठीक है, ये लिथोफाइल होता है, तो P4 हो गया। हमारा AU होता है हमारा सिड्रोफाइल, सो Q1, और P4Q1, हाँ तो ये वाला ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, और R2 दिस वन एंड RnS3, ठीक है। सो ए दिस वन इज द ऑप्शन ऑफ दिस वन। तो आप एक बार आप चेक कर लेना क्योंकि जो आंसर्स हैं ये भी जम्बल्ड है, ठीक है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस वन। सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। यस, सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, और बाकी का जो पार्ट 2 है वो भी मैं बहुत जल्दी आपके सामने अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो टिलाइट जो है हमारा, टिलाइट जो होता है वो क्या होता है आपका ग्लेशियर ओरिजिन का होता है, ठीक है। ये होता है हमारा ग्लेशियर ओरिजिन का। तो इनमें से कौन सा फॉर्मेशन आपका ग्लेशियर ओरिजिन का है? तालचेर फॉर्मेशन। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? तालचेर फॉर्मेशन ऑफ द योर दिस वन फेसेड बोल्डर एंड ग्रीन शेल। सो यहाँ पे जो आपको कीवर्ड जो पकड़ना था वो था दिस वन टिलाइट, ठीक है। ग्लेशियर ओरिजिन का है टिलाइट, और इसका आंसर हो जाएगा हमारा तालचेर फॉर्मेशन। Soon I will upload the second part of this video also. So let's सब्सक्राइब दिस चैनल, और वीडियो लेक्चर भी बहुत जल्दी अपलोड होने शुरू हो जाएंगे, उसमें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। और जितने क्वेश्चन मैंने अभी तक डिस्कस किया, यू बिलीव और नॉट, इनमें से 90% क्वेश्चन जो मैंने अभी आज ये इस वीडियो में डिस्कस किए सारे मॉड्यूल से ही हैं। सो अगर आपने मॉड्यूल नहीं लिया है तो आप मॉड्यूल ले सकते हैं, बाकी आपकी विश। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम आगे के और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी इस वीडियो से।